कंजर्वेटिव के सिर्फ जहां पे औरतों के राइट्स मजबूत होते हैं वहां से ये डरते हैं। और जी मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है करना, उनको इक्वल करना। अगर अपना शरिया को कमजोर करता है तो ये फिर कहते हैं कि इस्लाम में ये वक़्त नहीं है कि आगे बढ़ सके टाइम के। मुसलमानों की बहुत बड़ी मस्जिद थी और थोड़ी देर आगे जाके एक हिंदुओं का मंदिर है। तो ये कमाल हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि मुसलमानों पे ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे तो नजर नहीं आया। आई एम सॉरी टू से इस पे जोर दे के और न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। लेकिन बाकी जो पूरा गैप होता है साइंटिफिक एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, वो पाकिस्तान में इज मिसिंग वेरी बैडली। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो है एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, वार्म हिंदुस्तान में मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है और काफी वक्त बाद हमारे शो पर आए हैं इश्तियाक अहमद साहब। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी जी, थैंक यू सो मच। सर, आप इंडिया आए हुए हैं और काफी वक्त से आप अलग अलग शहरों में आप घूम रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? क्योंकि मैं तो जिस तरह से देख रही हूँ काफी लोग आपको सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वैसे ही पहले से ही लोग आपको इतना प्यार करते हैं। सामने से एक आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है अभी तक? इससे तो कहना चाहिए फिनोमिनल, यानी मेरी जो है एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट, लव, वार्म हिंदुस्तान में मिली है। और बल्कि मैं आया तो हाँ एक तकरीर करने के लिए, लेकिन वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि तकरीबन हिंदुस्तान के 2/3 हिस्से में मैंने फिर के देख लिया। मसलन नासिक सबसे पहले, जहाँ मुझे वसंत व्याख्यान माला वालों ने बुलाया था अपनी सेंटेनरी की नोट पे बोलने के लिए। द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स लॉस्ट इन अ फेयर, इंडिया पाकिस्तान ट्रेजेक्टरीज एंड हाउ शुड दे डील विथ ईच अदर, यानी इनका एक दूसरे से ताल्लुक क्या होना चाहिए। और लेकिन मुझे इतनी इनविटेशंस आई कि उसके बाद मुंबई में आया, फिर पुणे, फिर दिल्ली, और दिल्ली में कई मुलाकातें हुई। उसके बाद मैं चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, पूरा पंजाब मैंने कवर कर लिया। फिर वापस दिल्ली और कई 3-4 हफ्ते मैं वहाँ था। इसके बाद थाने, नहीं सॉरी थाने कह रहा हूँ यार, फरीदकोट, रोहतक, और फिर मुझे देहरादून बुलाया गया, वहाँ पे आई ऑल्सो वेंट। और हर जगह मुझे ये टॉक्स ही करनी पड़ी, पार्टीशन पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस किस्म का ही थीम्स ही हैं। तो इतने पैक्ड ऑडियंसेस हैं, मतलब यूनिवर्सिटियों में इंडिया के टॉप जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे मुझे बुलाया गया। हर जगह पे जो मुझे समझ आती है बात की मैंने वो शेयर की। तो जी आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मुझे गुडविल। इसके बाद मैं देखा ना, देहरादून के बाद फिर दिल्ली से फिर मैं बेंगलोर में आया, और बेंगलोर में मेरे लिए बहुत, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे जो थे, और अक्सर मैं मिले ही नहीं था हुआ, दे वर ऑल फ्रेंड्स बिकॉज दे हैड बीन लिसनिंग टू माय वीडियोस। तो सौरभ चंद्र सिंह जो हैं वो बेसिकली वहाँ पे होस्ट थे, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद मैं वहाँ पे मिलजुल के लोगों को हैदराबाद आया, वहाँ पे ईद वाले दिन, अगला दिन ईद थी, वो वहाँ पे ईद भी देखी। और मुस्लिम इलाकों में हम फिरे,
वेरी पीसफुल, बहुत आराम से ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, नो मसला मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। एंड देन आई केम टू गोवा, वहाँ 1 हफ्ता रहा। अब मैं नासिक फिर आया, नासिक कई दिन रहने के बाद नाउ आई एम इन थाने, वो जो एक सबर्ब है मुंबई का। यहाँ पे जी। कुछ दिन रहने के बाद फिर मैं पुणे जाऊंगा, गोखले हुँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा इंडिया का एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया है कि क्या पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन आवर लाइफ टाइम, ये सवाल है। एंड आई हैव टू स्पीक देयर विथ पीपल। तो इससे ज़्यादा मेरे साथ एक वो क्या कहते हैं, फ्रेंडली, वार्म, रिस्पेक्टफुल और क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो आई एम सिंपली in great debt to the people of India and for their support and positive understanding। यानी उन्होंने भी बताया कि हमें क्या लगता है पाकिस्तान के साथ ये मुसीबतें क्यों बन गई हैं, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और कोशिश की समझाने की कि पाकिस्तानी अवाम एक चीज़ होते हैं, उनको स्टीरियोटाइप ना किया करें, और जो जी। हमारी एक रूलिंग क्लास है उसका कॉन्डक्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये भी सर, लोगों को। आपने आवाम की बात की, अभी आप इंडिया आने से पहले आप पाकिस्तान गए थे जी। और आप क्योंकि तो आपको इंडिया और पाकिस्तान के आवाम में क्या फ़र्क नज़र आता है? दोनों एक ही जैसे हैं या कुछ फ़र्क आप कर पा रहे हैं? अवाम में तो कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वही आते हैं, वही तरीका सोचने का, और कोई मुझे मसला ही नहीं कहीं मिला। अ, सिर्फ़ एक लाइन है और एक तरफ उसे पाकिस्तान कहते हैं, दूसरी तरफ उसे इंडिया या हिंदुस्तान, भारत कहते हैं। कल्चर वाइज़, ज़ुबान वाइज़, सोचने का तरीका बहुत मिलता है, खाने-पीने की चीज़ें भी एक हैं, कपड़े पहनने के अंदाज़ भी तकरीबन एक है। ज़ाहिर है, ज़रा-ज़रा फ़र्क पड़ता है, बट ये वैरायटी तो दुनिया में होती है। सो आई थिंक इंडिया हैज़ सेट अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल बाय ऑल राउंड डेवलपमेंट इंडिया ने की है ना, सिर्फ़ एक सेक्टर में नहीं की। जी। हमने अगर किया है तो वो डिफेंस पे जोर दे के और न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, लेकिन बाकी जो पूरा गैप होता है साइंटिफिक एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, वो पाकिस्तान में इज मिसिंग वेरी बैडली। तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। और पॉलिटिकली इंडिया का तो जवाब ही नहीं, इतनी वैरायटी होते हुए सबको साथ लेके चलना एक ही स्टेट के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। तो अब तो मैंने, क्योंकि मैं हर कोने पे जाके देख आया हूँ, मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कम से कम समझ ना आ रही हो कि ये क्या हो रहा है। जी। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई मस्ट से। तो सर जो एक नैरेटिव था कहीं न कहीं पाकिस्तान में ये लगता है कि भारत में मुसलमान काफ़ी अच्छे हालात में नहीं हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने से हैदराबाद भी गए जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर ईद भी मनाई। काफ़ी हद तक आपको वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बातें जो कही जाती हैं, उससे अलग इंडिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा आई एम श्योर। ऐसा ऐसे देखें, हमारे जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, जिंजर होटल में, जी। उसके मैनेजर जो हैं आशीष महाजन, उनका इत्तेफाकन बुजुर्ग जो है हमारी तरफ से पंजाब से आए हुए हैं, तो एक और उन्होंने कहा चले मैं आपको यहाँ पे एक राउंड लगाता हूँ। तो हुँ। यहाँ पे थाने के इलाके में नेचुरल लेक्स हैं और लेक्स के साथ पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ जाके हमने पिक्चर्स ली। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने नोट किया कि सबसे ज़्यादा जो थी ना एक स खूबसूरत जगह जहाँ पे ये है, वहाँ पे मुसलमानों की बहुत बड़ी मस्जिद थी, और थोड़ी देर आगे जाके एक हिंदुओं का मंदिर है। तो ये कमाल हिंदुस्तान में, अगर कहा जाए कि मुसलमानों पे ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे तो नज़र नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाता है लेकिन उसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में जो झगड़े हो रहे हैं उनकी खबरें मैं भी सुनता हूँ, और मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो मुल्क अपने माइनॉरिटीज़ को और अपनी औरतों को हैरेस करता है या मिसट्रीट करता है, उसमें सिविलाइज्ड होने की कमी है और उसको पूरा करना चाहिए।
और हुकूमत का काम है कि सबको इवन हैंडेडली ट्रीट करें अंडर द लॉ। इसीलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बेसिकली बीजेपी का है, मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। हालांकि मैं खुद एक सेकुलर, आप कह सकते हैं पुराने टाइप की सोच का मालिक हूँ, लेकिन जो मुझे सही नजर आता है वो उसको मैं सपोर्ट करने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लेकिन सर सबका जी। इंडिया में मुसलमान तो जो मुस्लिम लीडरशिप है वो इससे काफी डरी हुई है। उनको लग रहा है पता नहीं मुसलमानों से उनसे उनके कौन से राइट्स छीन लिए जाएंगे, वो उनको धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर पूरी डिबेट होगी, अभी तो शुरू ही हुआ है ना। तो जी आखिर में जब पूरी डिस्कशन हो जाएगी और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी वो सबके लिए इक्वल राइट्स लाने चाहिए। मेन एंड वेमेन शुड बिकम इक्वल अंडर द लॉ, ताकि ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं ना पर्सनल लॉ की और ये और वो खत्म हो जाए। तो इसमें तो मुसलमानों को फायदा ही फायदा है, क्योंकि हर के घर में लड़कियां हैं, बहनें हैं, क्या उनको उनकी पोजीशन मजबूत नहीं होनी चाहिए? ठीक है, शरिया ने एक जमाने में औरतों को राइट्स दिए, वो एक और दौर था। अब जो दौर आ गया उसमें इक्वल राइट्स का जमाना है, तो वो भी हो जाए। इसमें कोई ना इस्लाम खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है। ये पाकिस्तान में तो पहले ही कानून हमने बदल के तो मॉडर्न कर दिए हुए हैं। आपको जी पता है शिया और सुन्नी दोनों लॉज के अंदर अगर एक दादा के होते हुए उसकी औलाद मर जाए कोई, तो उसकी जो जी औलाद है आगे उसको शेयर नहीं मिलता। तो बिल्कुल पाकिस्तान समझ आ ने कहा कि इस्लाम का मकसद ही ये था इंसाफ करना, तो उन्होंने वो लॉ बदल दी जो पुरानी शरिया की है। शिया भी वही लॉ फॉलो करते थे, सुन्नी भी करते थे, बट आफ्टर दैट द लॉ वाज चेंज, तो किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो एक बिल्कुल दफा प्रोग्रेसिव लॉ ले आते हैं ना, तो शुरू में लोग डरते हैं, लेकिन जब उसका असर आना शुरू होता है तो सबको पता लगता है कि इसमें हमें फायदा है। इस तरह लेकिन मैं सर इसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि क्योंकि इस्लाम में या शरीयत में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो हम शरीयत में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं चाहते। हालांकि वो बात अलग है कि इंडिया में पीनल कोड या फिर टैक्स लॉज की बात करें, वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। वहां पर तो कोई भी इस्लाम की बात नहीं होती, कोई इस्लाम खतरे में नहीं आता। देखिए शरिया पर्सनल के, लॉ में क्या? ये शरिया जो है ना स्पिरिचुअल, वो इससे अफेक्ट नहीं होती। यानी आपका ईमान जो है वो कायम रहता है, जी आपका कलमा जिस तरह भी आप पढ़ते हैं वो कायम रहता है, आपकी मसाजिद कायम रहती हैं, आपका रोज़ा रखने का तरीका कायम रहता है, और अ, इस तरह करके शादी के वक्त आप निकाह करना चाहते हैं वो भी कायम रहता है। ऑल दैट विल रिमेन देयर। हिंदुस्तान कोई पागलों का मुल्क थोड़ी है कि वो ये इन चीज़ों को ना माने। जो चीज़ वो करेंगे, शरिया में जो लॉज लाई गई उस जमाने में वो उस दौर की प्रोग्रेसिव लॉज थी, लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं है, वक्त आगे चला जाता है। और अपना रसूलुल्लाह की वफात के बाद ही कई नई चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं था। यानी खिलाफत और इमामत का जो झगड़ा हुआ वो हम्म इसीलिए था कि क्योंकि कुरान शरीफ में कोई उसका क्लियर नहीं है, तो दो पोजीशंस बन गई। तो आप ये कह सकते हैं शुरू से ही जरूरत पड़ी नई नई अपना सोच बनाने की। ठीक है, तो दो फलसफे आए, इमामत के और खिलाफत के। इसका कोई कुरान के अंदर तो कोई जिक्र नहीं है, ना कोई हदीस में इसका कोई जिक्र है। तो शरिया के अंदर ये चीज़ें अपने आप ही ऐड हो गई ना। और फिर देखें पुरानी शरिया में ये अगर चीज़ें थी तो गुलाम रखना और लौंडियां रखने का भी हक था, सब रखते थे। सब खलीफों ने भी रखी और इमामों ने भी रखी, माफ करना। बेतहाशा गुलाम होते थे और ये वो इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड। आज पढ़े लिखे ना कोई सुन्नी इसके हक में है ना शिया हक में है गुलाम किसी को रखना, तो वो दौर शरिया का वो पोर्शन अपने आप ही खत्म हो गया। इसी जी तरह जजिया लिया जाता था गैर मुस्लिमों से, अब किसी भी मुसलमान मुल्क में कोई जजिया नहीं लेता, क्योंकि वो दौर ही ख़त्म हो गया है। तो कई चीज़ें जो शरिया की वक्त के साथ अ, उनका कोई ज़रूरत नहीं रही, तो वो लोगों ने बदल के नए कानून बना लिए। तो अब सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, क्या मर्द को ही हक होना चाहिए कि अपनी बीवी को जब चाहे वो निकाल दे और नई बीवी निकाल ले आए? ये काय का शरिया का हक है? हाँ जी। जी बिल्कुल और
कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि बजाय बच्चियों को दफनाने के आप उनको जिंदगी दें, तो इसका तो मतलब है एक तरीके से कि उनके राइट्स होने चाहिए जिंदगी के और जिंदगी जिंदगी में इक्वल होने के। तो उस जमाने के रूल्स के मुताबिक हाफ शेयर टू अ डॉटर, वन शेयर टू अ सन वाज वेरी रीजनेबल मेरे ख्याल से। अब आप क्वालिफाइड हैं और बाकी लड़कियां भी हैं, तो वो इक्वल हो गई हैं ना। व्हाई शुड ऑफ दे कोर्स। हैव हाफ अ शेयर ऑफ एनीथिंग व्हेन दे आर इक्वल नाउ। घर में दो इनकम्स आती हैं तो दो इक्वल राइट्स भी होने चाहिए। मैं इसमें औरतों के हकूक मजबूत होने में इस किस्म की जो इनकी है ना डर के शरिया चेंज नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ शरिया को रिफॉर्म करना जो है यही इस्लामी स्पिरिट होनी चाहिए। अगर मौलवी इसको नहीं बिल्कुल। समझते तो ये उनकी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वरना जो मौलाना वहीदुद्दीन है इंडिया के और कई रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने बहुत पहले से इन बातों को किया हुआ है। और हम्म। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि बहुत सोच है इसके मुतल्लिक कि ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। हम्म। अ, एक और है कि इनहेरिटेंस का मैंने कर लिया, मेंटेनेंस मसलन जी। इन्होंने वो शाह बानो केस के ऊपर इन मौलवियों ने और कंजर्वेटिव मुसलमानों ने वो मौकफ लेके हमेशा के जी। लिए यहाँ के मुसलमानों को मुसीबत में डाल दिया। भाई वो बिल्कुल क्या हो सही। रहा था कि एक अधेड़ उम्र औरत को आप तलाक देते हैं, उसका कोई ज़र्रे मुआश नहीं है। तो अगर उसके हस्बैंड को कहा जाए कि इसको मेंटेन किया जाए, तो ये कैसे इस्लाम खतरे में आ गया। तो इनका जो है ना इन मौलवियों का कंजर्वेटिव के सिर्फ जहाँ पे औरतों के राइट्स मजबूत होते हैं वहां से ये डरते हैं। और जी। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैंने सर आपको एक और बात, 1937 से पहले जब शरिया एक्ट बना, उससे पहले तो भारत में सभी लोग एक जैसे कानून फॉलो करते थे, तब तो कोई शरीयत नहीं होती थी। पता नहीं होती थी या नहीं होती, इस पे बहुत बड़ी बहस है, मैंने इस पे लिखा भी जी। हुआ है। लेकिन अच्छा। अब तो आप एक आज़ाद मुल्क हैं, आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, आप एक जी। सेकुलर मुल्क हैं। इसके जो फायदे हुए हैं वो भी अब देख लेना। जी। जैसे अभी मैं आया हूँ थाने से, जो जी। सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट है वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है। और वहाँ पे अल सकीना करके एक उनका जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, वो जी। पता लग जाता है कि ये अहले सुन्नत की मस्जिद है। मैंने देख लिया वो सारा। जी। साथ जी। ही हिंदुओं का टेम्पल है। तो ये ब्यूटी नहीं है कि एक ही जगह पे। और द सही, बेस्ट ये तो स्पॉट, जगह-जगह हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है, हर कोने पे आप। बेस्ट स्पॉट मैंने देखी है इस सारे इलाके में ना, वो पहाड़ी है ऊपर, नीचे पानी है। तो बेस्ट स्पॉट तो मुसलमानों के पास है। तो फिर जी। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है। हाँ, सर इसी नॉर्थ बात पे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भारत के मुसलमान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा कि आपके घरों में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, और उनके राइट अगर मजबूत हों तो आप कैसे कमजोर हो जाते हैं या इस्लाम कैसे खतरे में पड़ जाता है। जी। तुर्की में, सेंट्रल एशिया में जो मुसलमान हैं वो ऑलरेडी इन कानून, पुराने कानून से ना आगे निकल गए हुए हैं, लेकिन वो हुँ। मुसलमान ही है। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बच्चों के नाम ये वो वही हैं जो हमारे बुजुर्ग रखते थे। तो इतना इस्लाम तो हमेशा ही चलेगा ना, ता बिल्कुल। और चलेगा। बाकी कानून इक्वल करता है लोगों को, ये तो बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल से ये एक इस्लामिक पॉइंट व्यू बनना चाहिए, जो समझते हैं कि इस्लाम इंसानियत की के बेहतरी के लिए आया था। और बेहतरी बिल्कुल, के जो हैं वो वक्त के साथ होते हैं तय। एक जमाने बिल्कुल। में औरतों को वक़्त-वक़्त की ज़रूरत। सेग्रीगेशन में रखा जाता था। यहाँ पे मैं जहाँ भी गया हूँ मुसलमान, एक जगह पे सिर्फ मुस्लिम वेमन आई वांटेड टू मीट। तो हुँ। वो लड़कियां, उनमें से 3 लड़कियां थीं, 2 उनमें से इंजीनियर थीं और एक जो है वो पीएचडी कर रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो जो यहाँ के रोशन ख्याल मुसलमान हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। और मुझे याद है आज से 3 जनरेशन पहले औरतों को बाहर आना भी जो था ममनू था। तो वो बिल्कुल फिर सही है। तब शरिया कौन सी थी और आज की शरिया कौन सी है। यानी औरतों का राइट्स मजबूत करना, उनको इक्वल करना, अगर अपना शरिया को कमजोर करता है तो ये फिर कहते हैं कि इस्लाम में ये वक़्त नहीं है कि आगे बढ़ सके टाइम के। बिल्कुल ये सर, आपने इस्लाम ये इस्लाम को कमजोर साबित कर रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। अगर क्योंकि इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया में हमेशा के लिए है, तो जैसे टाइम बदलेगा उसमें तब्दीलियाँ आनी चाहिए। बेसिक जो है ना, जिस तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का है बेसिक स्ट्रक्चर, इसी तरह हुँ, का जो बेसिक स्ट्रक्चर शरिया का है वो जी, कलमा है, और वो नमाज, और आपका बिल्कुल। राइट टू प्रे, और वो वो जो है सर वो तो वो एज़ इट इज़ रहना है, सिर्फ़ सिविल राइट्स सबके यूनिफ़ॉर्म हो जाएँगे। हो और जाएंगे मैं क्या? उम्मीद करती हूँ कि आपने हाँ, जो मैसेज दिया है, जो नसीहत दी है, वो लोगों तक पहुँचे और आपकी बात समझकर लोग इसको सही दिशा में आगे बढ़े। और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आप चर्चा में जुड़े और हमारे साथ आपने आपकी कीमती राय साझा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत जय बहुत हिंद। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।